नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं उदित क्रिएटर। इस समय हम मौजूद हैं एक यादव जी का होटल है चाय का। इस चाय के होटल पर हमारे तमाम युवा साथी मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी चाहेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के साथ क्या आपकी होने वाला है, क्या माहौल रहेगा, जो कि मिल्कीपुर का सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। बंटी श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानकारी चाहेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव का क्या रहेगा हाल और कैसे क्या देखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्कीपुर का हाल एक तरफा है, भाजपाई है, सब लोग भाजपा से समर्पित हैं। जो गलती पूर्व में हुई है उस गलती को दोहराया ना जाए, इसी के प्रतिकार किया जाएगा, ताकि निश्चित तौर पर जो कलंक लगा है कलंक को हल्का किया जा सके या उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। इसी बारे में सोचकर सब 80% भाजपा से समर्पित लोग हैं, भाजपा को वोट करेंगे और यहाँ से कमल खिलाकर भेजेंगे। एक तरफ से समाजवादी दावा कर रही है कि जो हुई अब की बार जैसे जो लोकसभा में जो हुआ है उसी कड़ी को जोड़ते हुए फिर से बताया जा रहा है कि अब की बार फिर जो विधानसभा में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और फिर से यहाँ से अजीत प्रसाद जीत करके जो विधायक के रूप में यहाँ से जाएंगे। देखिए, कहते हैं सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। तो वो एक भूल थी, गलतफहमी थी, अफवाह था, जिसमें जनता भूल गई, गलतफहमी का शिकार हो गई, अफवाहों के बहाव में बह गई। दोबारा थोड़ी ना होगा। गलती एक बार होती है ना, बार बार थोड़ी की जाती है। गलती एक बार हो गई, दोबारा उस गलती को दोहराने का कार्य मिल्कीपुर की जनता नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकसभा में ऐसा क्या कौन सी गलती हुई कि जो ऐसे इस नाकामी को देखना पड़ा बीजेपी को? देखिए, गलती एक नहीं है। अगर सोचा जाए तो निश्चित तौर पर कुछ जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने अफवाहों को फैलाया, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे वो 8,500 रुपए का खटाखट का नारा रहा हो उनका, उस अफवाह में जनता आई और समझ ना सकी कि ये केवल अफवाह है। उनका तो हमेशा यही विचारधारा है कि झूठ बोलकर वोट बैंक को हासिल करना, और झूठ के दम पर उन्होंने लोकसभा में जीत अर्जित की है। जीत होती है, चाहे जैसे भी जीते हो, जीते। फिलहाल वो एक जीत थी, तुक्के से लगी, बार बार तुक्का नहीं लगता। तो कहीं कहीं इसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि 5 साल के इस कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, हमें कुछ कार्य बताइए कि जनता के हित के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, अगर दो तरीके से देखा जाए तो जो पहले सपा सरकार रही 2012 से 17, फिर 2017 से 22 भाजपा की सरकार रही, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल को 5 साल का ना देखकर आपको 3 साल का देखना पड़ेगा, क्योंकि उस 5 साल के दौरान 2 साल का कोरोना काल था। तो उस कोरोना कालखंड में तो कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकी। ना केवल उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि अपितु पूरा विश्व एक तरीके से बंद था, ठप था। इसी कारण से यही रीजन रहा कि उस कार्यकाल को आप 3 साल से आकलन करेंगे। तो 3 साल के अगर कार्यकाल खंड को देखा जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा ने अनिश्चित कार्य किए, इतने कार्य किए जिसको गिनवा पाना असंभव है। छोटे मोटे अगर कार्यों को देखा जाए तो चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का कार्य रहा हो, चाहे योगी जी का प्रशासन रहा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर रहा हो, चाहे बाकी योजनाएं रही हो, फ्री राशन रहा हो, उज्ज्वला योजना रही हो, या शौचालय रहा हो, हर एक तरीके पर जो योगी जी की सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने कार्य किया वो गरीब जनता के लिए किया, हर एक व्यक्ति के लिए क्या, ना कि किसी जाति समुदाय या धर्म विशेष के लिए क्या हो। जब हर एक व्यक्ति के लिए कार्य किया जाता है, जब शौचालय दिए गए तो ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। आप अगर आपके यहाँ शौचालय नहीं है, आपने आवेदन किया तो आपको शौचालय दिया गया। जब राशन फ्री में बांटे गए तो ये नहीं देखा गया कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, हर एक व्यक्ति को दिया गया। उज्ज्वला योजना में ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति धर्म विशेष के हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर आपने आवेदन किया है और आप उस मानक में आते हो तो आपको दिया गया। तो ऐसी सरकारें तो निश्चित तौर पर बहुत कम आती हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए सोचे, ना कि किसी धर्म समुदाय या जाति के लिए सोचे। तो सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि हर एक व्यक्ति के लिए सोचा भाजपा सरकार ने। मंडी भाई, हम आपसे एक जानकारी और चाहेंगे कि लगातार जैसे लोगों का कहना है कितनी महंगाई जो है समाजवादी सरकार में नहीं थी। लगातार आज देखिए, पहले गैस सिलेंडर वगैरह थे, ये सब 450, 400, 425 में मिलता था, आज देख रहे हैं 1100 में मिल रहा है। देखिए, जब आप ये आकलन अगर करना चाहते हैं तो आपको दशकों के हिसाब का आकलन करना पड़ेगा, ना कि 2 साल का। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अगर हम आकलन करें तो 1950, जब सन 1950 में जाएंगे तो 1 रुपए जो कमाता था वो बहुत आराम से अपने परिवार का जीवन यापन करता था। लेकिन 1960 में क्या 1 रुपए में जीवन यापन करना संभव था? तब 10 रुपए हुआ, 60 से 70 में गए 100 रुपए हुआ। हर दशक के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। अभी आप बहुत पीछे न जाए, मेरी उम्र बहुत तो नहीं है, 32 साल है, तो कम से कम 12-13 साल की उम्र के बाद इंसान थोड़ा बहुत समझदार होता है। सन 2000 की बात अगर करें, जिस स्कूल की फीस आप 2000 में 100 रुपए रही होगी, उस स्कूल की फीस आप 2010 में गए तो 1000 थी। आज उसी स्कूल की फीस 2020 में ऑटोमेटिकली
10,000 हो जाएगी। और जब आप उसी को 2030 के बाद पार करेंगे तो 10 गुना बढ़ेगी, वो आगे जाएगी। कि आपका जीवन जब आप बचपन में रहे होंगे, आप अपने आप ऊपर ले लेंगे, तो आपने बाइक खरीदी होगी तो 40,000 में रही होगी 2010 में, 2010 में वही बाइक 65,000 की हुई होगी, आप 2020 में वही बाइक 90,000 की हुई है। तो जब आप तुलनात्मक अगर तुलना करेंगे किसी सरकारों का, तो 10 सालों से करना पड़ेगा, ना कि 2 साल 3 साल से करना पड़ेगा। तो तुलना भी करने की प्रक्रिया होती है, ना कि ये तुलना की जाती है कि भाई 2 साल पहले वो अमीर था, आज मैं गरीब हूँ। कम से कम दशकों से शतकों से किया जाता है तुलना। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसे किसानों के हित के लिए, जैसे जो किसान खेती कर रहे हैं तो इनके लिए गन्ने का रेट कहीं ना कहीं हर सत्र जो है पिछले सरकार में बढ़ता था, उत्तर प्रदेश जो अखिलेश की सरकार में। और यहाँ देख रहे हैं लोगों का कहना, किसानों का, कि 5-5 साल हो जाता है और हम लोगों के गन्ने की जो है जो इस पे क्रय की जा रही है, जो खरीद उसका हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कोई रेट नहीं मिल रहा है। हमें जो रेट उस अखिलेश की सरकार में निर्धारित था उसी 20-25 रुपए आज बढ़ा है, और 5 साल में कोई हम लोगों का कोई बेनिफिट। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पहले आपको ये देखना होगा कि गन्ने के जो रेट हैं, पिछले सरकारों में रेट भी मिलते थे या नहीं। 3-3 साल इंतजार करना पड़ता था। आज गन्ने का आपने दिया तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम समय होगा। मैंने तो गन्ना नहीं भेजा, इसलिए मैं उस बारे में बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम टाइम होता है कि आपका पैसा आपके खाते में आता है। दूसरी चीज है, पिछली सरकारों में आपको देखना होगा कि गन्ने की चीनी मिलें कितनी बंद थी, क्या गन्ने बिकते भी थे, लोगों के गन्ने खेतों में सड़ जाते थे। आज चीनी मिलें शुरू हुई, गन्ने बिकने शुरू हुए, तभी तो पैसे मिल रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि रेट बढ़ा या नहीं, मुद्दा तो ये है कि रेट मिल भी रहा है कि नहीं। पिछली सरकारों में रेट ही नहीं मिलते थे, आज कम से कम उन किसानों को उनके फसलों का पैसा तो मिल रहा है और समय पर मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बंटी जी, एक सवाल और मेरा है, लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि लोग किसानों के लिए ये जो आवारा पशु छूटे हुए हैं, ये किसानों को काफी हानि पहुंचा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा, अभी मैंने कुछ देर पहले भी और हमेशा से कहता रहा हूँ, किसान जानवरों से नहीं परेशान है, जानवरों से वो लोग परेशान हैं जो विपक्ष की राजनीति करते हैं, जिनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। आप सड़क पर चर्चा नहीं कर सकते, आप बिजली पर चर्चा नहीं कर सकते। आप आज से 5 साल पहले जाइए, 10 साल पहले जाइए, 1 हफ्ता दिन में लाइट होती थी, 1 हफ्ता रात में होती थी, एक बार ट्रांसफार्मर जल जाए तो 8-8 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे। अब उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो बहस करें या उस मुद्दे पर सरकार को घेरे। तो आज उन जानवरों को काट कर खाने वालों का, उन जानवरों का असंवैधानिक रूप से क्रय विक्रय करने वालों का, उनके पास ये एकमात्र मुद्दा बचा है कि जानवरों का मुद्दा बनाओ। बाकी किसान निश्चित तौर पर, हो सकता है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा उनको रात में जगना होगा, हो सकता है कि उनको अपने खेतों की रखवाली के लिए बैरिगेटिंग करनी पड़ती होगी, ये छोटी सी समस्याएं होंगी, लेकिन वो जानवरों से परेशान नहीं है। वो कोई भी एक ऐसा किसान नहीं होगा जो ये कहेगा कि गाय बैल या किसी भी जानवर को काट कर खाया जाए या उनको कटने के लिए छोड़ दिया जाए। लगातार इस समय और देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं जो है प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि काफी जो है अपराधियों के ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है, करने वाले ऐसे लड़कियों के साथ जो है शोषण हो रहा है, और भी तमाम आपराधिक रूप से जो अपराधी हैं उनके ऊपर जो है दिन दिहाड़े इनकाउंटर किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना? मैं निश्चित तौर पर कहूंगा प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए और इससे भी सख्त होना चाहिए, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मनोबल में कतई भी मनोबल बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसी कोई घटना होती है जिसमें चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो किसी के घर में घुसकर गोली मारने की घटना हो, तो अगर अपराधी के मन में डर नहीं होगा तो अपराध को बढ़ाएगा, और अपराध को बढ़ाएगा तो वो ये देखकर नहीं बढ़ाएगा कि किसके घर को लूट रहा है। अगर उसको जरूरत होगी तो अपने पड़ोसी के घर को भी लूटेगा। तो सख्त कानून होने चाहिए। खाली हमारे भारत में ही ऐसे कानून है जो थोड़े से कहीं ना कहीं इतने लूप होल है कि अपराधी अपराध करके आराम से निकल जाता है। आप विदेशों के कानूनों को देखिए, आप चाहे दुबई के कानून को देखिए, सऊदीया के कानून को देखिए। अब बलात्कार होता है तो चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता है। हमारे भारत में क्या है, 15 साल तक पहले मुकदमा चलेगा, वो उस बीच में 3 बलात्कार और करेगा, पहले पर जमानत पर छूटेगा, दूसरे में फिर पैरोल पर छूटेगा, तीसरे में मुकदमा विचाराधीन है तो करता रहेगा। आखिरी में जब 15 मुकदमे हो जाएंगे तो वो मर जाएगा, उसकी फाइल बंद कर दी जाएगी। जब तक आप मिसाल नहीं पेश करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और मेरा मानना है कि योगी जैसी मिसाल, गोली और बुलडोजर जैसी मिसाल पूरे भारत में होनी चाहिए और सख्त कानून केंद्र सरकार को इसके खिलाफ बनाना चाहिए। जो नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है या खुलेआम गोली मारने की घटना होती है, जहां या फिर मॉब लिंचिंग की घटना होती है, ऐसी जगह पर सख्त कानून होना चाहिए और उसमें किसी भी जात, किसी धर्म या किसी समुदाय के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अपराधी केवल अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए।
अभी हम देख रहे हैं इतनी तगड़ी सारी व्यवस्था करने के बाद जगह जगह बुलडोजर चला। अभी देखिए भदरसा का हाल ही का मामला था मोहित खान वाला, उसके बाद जीएसटी हुआ, वहां देखिए सुल्तानपुर में एक लूट का मामला हुआ, मंगेश यादव नाम का एक व्यक्ति था, उसी के जस्ट बाद अभी देखिए यहाँ खंडासा में एक मामला हुआ, दलित लड़की के साथ जो है शोषण किया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो कि गलत कार्य करने वाले जितने भी अपराधी हैं, इनको कहने के इनको ऐसा डर क्यों नहीं महसूस हो रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पिछली अभी घटना देख रहे हैं कि उनके मोहित खान के साथ ऐसा हादसा हुआ, फिर दूसरा मंगेश ने कर डाला, तीसरा ये देखिए खंडासा का हो रहा, अभी चौथा उसके बाद वहां देख रहे हैं राम जन्मभूमि में उस लड़की के साथ शोषण हुआ। कहीं न कहीं इस छवि को इस तरह से अयोध्या को धूमिल करने का कार्य लगातार चल रहा है। ये ऐसा क्यों नहीं डर रहे लोग? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा क्योंकि सख्त कानून की जरूरत है। अगर ऐसे इंसानों को भरे चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए, भरे चौराहे पर पब्लिक से गोली मरवा दी जाए, तो दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। वो मैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो मंगेश यादव हो, चाहे वो बंटी श्रीवास्तव हो, चाहे वो अभिजीत ठाकुर हो, चाहे वो विकास दुबे हो। नाम मायने नहीं रखता, अपराध मायने रखता है। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अभी देखिए समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं ने कुछ ऐसा भी कहा कि समाजवादी जो है बीजेपी के कार्यकाल में सिर्फ यादव के साथ जो है उनका इनकाउंटर किया जा रहा। अभी हाल ही के 2-4-10 दिन का मामला हुआ, उसमें एक ठाकुर का भी जो है इनकाउंटर किया गया है। वो कहीं ना कहीं मतलब ये तो अब शायद ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इसमें जात पक्षता दे करके सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अगर जो भी कोई अपराधी है वो किसी भी जात का है, उसके साथ जो है निर्णय कर रही है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि जातीय बात करनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा जो जातिवादी राजनीति करते हैं या फिर परिवारवाद नीति पे राजनीति करते हैं, उनका ही ऐसा बयान है। क्यों विकास दुबे मारा गया तो क्या वो यादव था? ठाकुर साहब मारे गए वो यादव थे? अपराधी है। फिर मैं बोलूंगा इसके लिए भी एक कानून बना दे, अगर चाहिए तो जातियां हटा दे। बात करते अगर अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि उन्होंने ही संसद में खड़े होकर बयान दिया था कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। आपको याद होगा वो बहस सदन के अंदर उन्होंने खड़ा करके कहा था कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। तो फिर मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जातिगत जनगणना की बात कैसे कर सकते हैं? जब मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी से जाति पूछूं, तो उनका अधिकार ये कैसे हो गया कि वो जातिगत जनगणना की बात करें? जातिगत जनगणना भी गलत होनी चाहिए। क्यों जातिगत जनगणना हो? क्या सारे भारतीय नहीं है? वो ये कहते सारे भारतीय है, बात खत्म हो गई। हम कहाँ है कि हम ठाकुर है, लाला है, पासी है, कोरी है, चमार, इसी कारण से आज उनकी राजनीति है। अभी सबको भारतीय कर दीजिए, बात खत्म हो गई, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा उनका, उनकी राजनीति खत्म। एक जगह वो कहेंगे कि आप जाति नहीं पूछ सकते, दूसरी जगह कहते हैं संविधान में आकर जातिगत जनगणना करो। तो ये तो दोहरा चरित्र है उनका, और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे चरित्र वालों को संसद में खड़े होने की जरूरत है। संसद में खड़े होकर बयान दिया अखिलेश यादव जी ने कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने ये बयान दिया था, और राहुल गांधी जी के साथ ही खड़े होकर कहते हैं कि जातिगत जनगणना करो। आप मीडिया कारों का ये सवाल बनता है कि आप उनसे ये पूछें कि जातिगत जनगणना किस आधार पर वो मांग रहे हैं। अगर जाति पूछने का अधिकार हमें नहीं है तो जातिगत जनगणना कैसे करेंगे वो? के ऊपर ये लग रहा है, बताया जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि गुंडा और संतों को एक कैटेगरी में जो है उन्होंने खड़ा करने का कार्य किया है। इस पर आपका क्या कहना है, जो कि इन्होंने संतों के ऊपर भी कह दिया कि संत भी जो है अब गुंडा माफिया हो गए हैं? देखिए ये उनकी मानसिकता है। भारत संतों का देश रहा है शुरू से, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया आज भारत को अगर विश्व गुरु बनाने के लिए जानती है तो वो इसीलिए जानती है क्योंकि भारत ऋषियों मुनियों का, संतों का देश रहा है, और उन्हीं की चलाए हुए रास्ते पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर भारत चलता है। तो ये अखिलेश यादव जी की मानसिकता है कि वो राम को और रावण को एक कैटेगरी में खड़ा कर दे। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि राम और रावण एक कैटेगरी में खड़ा होगा। एक कैटेगरी में खड़े होने की संभावना ही नहीं है। वो नदी के दो किनारे हैं। संत और माफिया दोनों अलग अलग प्रवृत्ति है। माफिया किसी को भी लूटने की बात करते हैं, और संत किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे मार्गदर्शन पर चलाकर उसको सीधा भगवान से जोड़ने की बात करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने की बात करते हैं। दुनिया कहती है कर्म ही पूजा है, पर कर्म ही पूजा नहीं है, धर्म के अनुसार किया हुआ कर्म पूजा है। अगर कर्म तो फिर बलात्कारी बलात्कार करना उसका कर्म है, चोरी का चोर का चोरी करना कर्म है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या वो पूजा कर रहा है? नहीं, धर्म के अनुसार किया हुआ कर्म कर्म ही पूजा है। अगर धर्म के अनुसार कर्म नहीं किया गया है तो वो कर्म नहीं है, फिर वो कांड है। अब आप निश्चित करें कि आपको कर्म करना है या कांड। नहीं तो अब अभी जो एक डिबेट में हमने देखा कि अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि जो ये लोगों के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम जो है संतों के ऊपर हमने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन अखिलेश जी ने उस डिबेट में सीधा साफ कहा है कि हमने किसी संत को कुछ कहा ही नहीं है।
बातों से मुकरना है उनकी तो शुरुआती आदत रही है। पहले कह देना फिर मुकर जाना, चाचा को पार्टी से निकाल देना फिर शामिल कर लेना, पिताजी को मंच से उतार देना फिर पिताजी के बताए हुए रास्तों पर चलना, ये उनकी प्रवृत्ति है, उनको करने दीजिए। मुकरते रहना यही उनकी असलियत है, यही उनका चेहरा है और वो करते रहेंगे, हमें उससे कोई जरूरत भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कंसर्न में भी आता है उनका मुद्दा कि वो अपनी बातों से बदल जाए। अगर आपका चरित्र है तो चरित्र तो उजागर होगा ही।